जय हिंद साथियों, मैं दीपक राठौर बोधि वृक्ष के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज के इस वीडियो में आज हम भाग 5 पाचन तंत्र से संबंधित लेकर आए हैं। अभी तक हमने पाचन तंत्र की श्रृंखला में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 जिसमें पाचन तंत्र के सभी अंगों का विस्तृत रूप से गहराई से अध्ययन किया है। अब आज बारी है कि भाग 5 में हम पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन जिन जिन बच्चों ने अभी तक उन पाचन तंत्र के भाग 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखा है तो प्लीज वो इन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब वो देखेंगे तो भाग 5 के आज के टॉप 30 क्वेश्चन इजीली पानी की तरह आप बना पाएंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अभी कुछ बात कि जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर निशुल्क, बिना किसी शुल्क के सारे टॉपिक, साइंस से संबंधित, एमपी जीके से संबंधित, इतिहास, संविधान, भूगोल, सारे टॉपिक निशुल्क आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। बस मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप ये चैनल, ये वीडियो, ये लिंक पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ज्ञान की बहती गंगा में डुबकी लगा सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके बिना किसी शुल्क के। चलिए, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा होता है? सबसे लंबा खंड कौन सा होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय वाहिकी, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रास नली। चलिए बताइए कि सबसे लंबा अंग कौन सा होता है। तो मैंने कहा था कि मैं ये टॉप 30 क्वेश्चन लाऊंगा। आज तक के पूरे हिंदुस्तान में किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव विथ डायग्राम, पूरे डायग्राम के साथ आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि हर एक बच्चे को, कमजोर से बच्चे को, और जो भी टॉप लेवल का रैंकर है उसके लिए भी ये आसान बन जाए। तो चलिए, ये आपके पास पूरे पाचन तंत्र का सिस्टम है और आपको बताना है कि सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो मैं बहुत पहले ही बता चुका था कि आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, जो कि हमारे संपूर्ण पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ा खंड होता है। तो इसका राइट आंसर बनने वाला है डी ऑप्शन। और जिन जिन बच्चों को आंसर अगर पता है तो तुरंत कमेंट कीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन को पढ़े और कमेंट देना स्टार्ट करें, क्योंकि कमेंट देने से मुझे पता चलेगा कि आपने कितनी गंभीरता से इन वीडियो को देखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से एक को बताना है। मैंने पिछले भाग में वीडियो में बताया कि एंजाइम क्या होता है और कौन सा एंजाइम किस चीज को किस में कन्वर्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिप्सिन। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट। मेरे डिस्क्राइब करने के पहले आप इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए भाई, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। दोनों ही प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है। लेकिन प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आसानी से मिलेगा। प्रश्न पूछा है कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों के दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करता है। क्लियर है सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जल्दी से इसको देखिए, पढ़िए और कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन है, अपचनी भोजन से अधिकांश पानी डैश 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 में अवशोषित होता है। ऑप्शन ए
पेट, ऑप्शन बी भोजन नली, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी बड़ी आंत। अरे जिसने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, पास में डायग्राम दिख रहा है, ये देखो छोटी आंत, ये देखो बड़ी आंत। बहुत अच्छे से समझाया था कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है और बड़ी आंत का काम होता है कि जो अपचनीय भोजन है उस पर पानी मिला होता है, तो पानी को सोखने की क्षमता बड़ी आंत में होती है। इसलिए इसका राइट आंसर बनने वाला है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो पानी होता है, जो भोजन होता है, उसमें से पानी को सोखने का काम करता है। डायग्राम के साथ मैंने कहा था कि एक से एक डायग्राम, हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिलेगा, डायग्राम की सहायता से। और घबराना नहीं, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूंगा, तहां जहां जाकर आप निशुल्क, बिना किसी शुल्क के आप ये एज इट इज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको काम करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और कमेंट देना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आमाशय कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? अरे एक एक चीज बताए, एक एक चीज बताए, बिल्कुल गहराई से बताए। ऑप्शन कार्डियक भाग, ऑप्शन बी फंडिक भाग, ऑप्शन सी पायरोलिक भाग, ऑप्शन डी बॉडी भाग। अरे जो क्वेश्चन, जो पार्ट ए बी सी डी देखेगा, 1 2 3 4 देखेगा, वो इजीली कमेंट करना स्टार्ट कर देगा। भाई बताया, ये अमाशय, ये अमाशय और नीचे है छोटी हाथ। अमाशय और छोटे हाथ दोनों जिस जगह पर मिलते हैं तो कौन सा भाग है? भैया मैंने बताया था अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, जिसको हम बोलते हैं अग्रभाग, क्या कहा जाएगा? अग्रभाग। दूसरा फंडस, जिसको बोलते हैं मध्य भाग, क्या बोलते हैं? मध्य भाग। और तीसरा पाइलोरिक, जिसे कहा जाएगा पश्च भाग। तीसरा भाग जिसको बोलते हैं पश्च भाग। तो पश्च भाग जहां पर अमाशय का होता है, वहां छोटी आंत का पहला भाग होता है, जिसे हम डुडेनम कहते हैं। तो ये दोनों एक जगह पर मिले हुए रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होने वाला है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग इसका ऑप्शन है सी, आंसर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से देखिए, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न है, अधिकांश पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अधिकांश पाचन की क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अधिकांश पाचन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भोजन का अधिकांश पाचन, मुख्य पाचन, अंत पाचन कहाँ होता है? तो यह है छोटी आंत। मैंने कहा था कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता नहीं है, बड़ी आंत में सिर्फ पचनी भोजन में से पानी को अवशोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनने वाला है क्या? इसका राइट आंसर बनने वाला है छोटी आंत। छोटी आंत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए छोटी आंत। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव लार ग्रंथि नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पैरोटिड, ऑप्शन बी सब मैक्सिलरी, ऑप्शन सी सब लिंगुअल, ऑप्शन डी इंफ्रा ऑर्बिटल। अरे बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने बताया था कि कान के अंदर, हमारे माउथ में, हमारे मुख गुहा में, मैंने कहा था कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी होती है, सब बताया था। इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम में सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। पहली है पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे कान के पास होती है, इसको हिंदी में बोला था उपकर्णमूलीय ग्रंथि। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, अधो अवहनुज ग्रंथि। और तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि, जिसको बोलते हैं अलीजिह्वा ग्रंथि। भैया तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है? इंफ्रा ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जिनका आंसर डी है वो शाबाश, और जिन्होंने अभी तक इसका आंसर नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें पार्ट ए, पार्ट बी, भाग ए, भाग 2, भाग 3, भाग 4 को पूरा देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? आपको बताना है मानव शरीर के अंदर पित्त रस कहाँ बनता है। ऑप्शन ए गुर्दा में, ऑप्शन बी लार ग्रंथि में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी फेफड़ा में। आपको बताना है कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है। मैं बहुत अच्छे से समझाया। ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये है हमारा लीवर, और लीवर का काम होता है पित्त रस का निर्माण करना, और लीवर को हिंदी में कहा जाता है क्या? यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजाइम है जिसका नाम है डायस्टेज? डायस्टेज का स्त्राव करता है। कौन सा अंग जो है वो डायस्टेज का स्त्राव करता है? ऑप्शन ए मौखिक गुहा, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी ड्यूडेनम।
इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, डायग्राम के माध्यम से, हर एक चीज डायग्राम के माध्यम से। भाई मैंने बताया था ये माउथ मकल कैविटी होती है, इसके अंदर से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि लाइपे अल्फा माइलेज लाइपेज बोल सकते हैं, जिसको टाइलिन बोल सकते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम, अल्फा माइलेज, और साथ में डाइजेस्टेज, ये सब के सब मुख गुहा से निकलने वाले एंजाइम होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होने वाला है मौखिक गुहा, यानी कि बकल कैविटीज का ऑप्शन है। डाइस्टेज एंजाइम निकलता है, इसका स्त्राव होता है मौखिक बकल कैविटी से होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिरोसिस बीमारी से प्रभावित होता है? सिरोसिस बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग बताइए। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। क्या है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत। तो आपको जैसा कि स्पष्ट है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है? ये लीवर का डायग्राम है। देखो, लीवर, एक हेल्दी लीवर ऐसा होता है और सिरोसिस बीमारी से प्रभावित लीवर ऐसा होता है। सिरोसिस बीमारी में क्या होता है? जो व्यक्ति ज्यादा दारू पीते हैं, शराब का सेवन, अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनके जो लीवर होते हैं, उसकी जो बाहर की सतह होती है वो कठोर हो जाती है। इसी बीमारी को सिरोसिस कहा जाता है। तो सिरोसिस बीमारी का संबंध डायरेक्ट होता है किससे? लीवर से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है बी, यानी कि यकृत, लीवर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ये है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रेनिन एंजाइम आहार नली के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्रावित होता है? आपको ये बताना है कि रेनिन रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है। भैया रेनिन कहाँ से निकलेगा? रेनिन, सिन, माइलेज, ये सारे के सारे, सब के सब। बताया था कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, दूध का रंग पीला क्यों होता है, सारी चीज आपके सामने है। इसलिए ये रेनिन रेनिन का संबंध हो जाएगा पेट से, यानी कि अमाशय वाले भाग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है सर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जरूर कमेंट कीजिए। ऑप्शन 11 को जरूर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या यकृत कोशिकाओं में बनता है और संग्रहित होता है? नंबर 1 ग्लैक्टोज, नंबर 2 लैक्टोज, नंबर 3 ग्लाइकोजन, नंबर 4 एरिबेनोज। यानी कि लीवर के अंदर, भाई पढ़ाया था लीवर के क्या क्या काम होते हैं, लीवर के संपूर्ण चीजें करवाई। को बताना है कि लीवर के अंदर क्या चीज बनती है और क्या चीज संग्रहित होती है। तो बहुत अच्छे से बताया। जिसको आंसर पता है वो कमेंट करना start कीजिए जल्दी से जल्दी। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, जरूर अपने दोस्तों को बताएं कि क्या बिंदास क्लास, क्या बेहतरीन क्लास के सामने लेकर आए हैं, बिल्कुल निशुल्क। निशुल्क। चलिए, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन का निर्माण लीवर के द्वारा होता है और ये बनाता भी है और संग्रहित भी यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर इस तरह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, पाचन में लार का क्या कार्य होता है? भाई हमारे शरीर में लार बनती है, तो लार का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, नंबर बी फाइबर, नंबर सी प्रोटीन, नंबर डी वसा। भाई देखो, मैंने बताया था कि लार हमारे माउथ से बनती है, कितने लीटर बनती, पीएच पैमाना कितना है, सब कुछ विस्तृत बताया था। आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से क्या कार्य है। तो भाई ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि व्यक्ति सोचता है कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। अरे साहब बताया, मैंने बताया कि लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम में टाइलिन का नाम आता है, लाइसोजाइम का नाम आता है। मैंने बताया था कि टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना, लाइसोजाइम का काम होता है छोटे छोटे बैक्टीरिया को नष्ट करना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है स्टार्च। स्टार्च, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर।
जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर जरूर करें, जरूर करें। आने वाले समय में एक से एक धांसू वीडियो आपके लिए लाऊंगा, मेहनत कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न पढ़िए, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नंबर ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी आत्मसात, ऑप्शन सी अंतर्ग्रहण, ऑप्शन डी निष्कासन। अरे बताया था भोजन के पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी अवशोषण, नंबर डी स्वांगीकरण। ऑप्शन पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर एक अंतर्ग्रहण, नंबर दो पाचन, नंबर तीन अवशोषण, नंबर चार स्वांगीकरण और नंबर पांच मल त्याग। तो भाई व्यक्ति खाना खाएगा तो सबसे पहले भोजन को प्रवेश करवाना, तो इसे कहा जाएगा अंतर्ग्रहण। देख लो भैया, ये खा रहा है, जिसको भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड को बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम है अंतर्ग्रहण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, आपको ये बताना है। तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्लूकोज में, सुक्रोज में, वसा में या अमीनो एसिड में। अरे बोला था कि पाचन का मतलब ही क्या होता है? पाचन का मतलब होता है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। कार्बोहाइड्रेट का सरल अणु हो जाएगा ग्लूकोज, वसा का सरल अणु हो जाएगा फैटी एसिड, और प्रोटीन का सरल अणु सरल रूप में टूटना हो जाएगा एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी एमिनो एसिड। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोटीन जो होता है सबसे आखिरी में, एमिनो एसिड देखो सबसे लास्ट वाली स्टेज देखो, प्रोटीन, फिर लार्ज पॉलीपेप्टाइड, फिर शॉर्ट पेप्टाइड और लास्ट में आकर एमिनो एसिड। इसलिए मैंने कहा था कि हर एक चीज डायग्राम से दिखाऊंगा, हर एक चीज डायग्राम से। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। कौन सी अग्नाशयी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन द्वारा स्त्रावित होती है? अरे अरे बताया था पेनक्रियास, देख लो पेनक्रियास, पेनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलते हैं। मैंने कहा था कि ये शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालते हैं। तो इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है? ऑप्शन ए अल्फा कोशिका, ऑप्शन बी बीटा कोशिका, ऑप्शन सी डेल्टा कोशिका, ऑप्शन डी गामा कोशिका। अरे जिन जिन को पता है कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी फटाफट कमेंट करो। भाई बताया था कि बीटा कोशिका, मैंने कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीटा कोशिका जो होती हैं वो वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती हैं। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन निकलता है। गामा कोशिका से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेसिन हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है। भाई बहुत पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए पढ़िए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? भाई वसा को पचाने का काम अधिकांश कहाँ होता है? ऑप्शन ए मलाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी ग्रहणी में, ऑप्शन डी आमाशय में। अरे फेट, फेट का अंतिम रूप से पाचन, पूरी तरह से पाचन होता है छोटी आंत में। बहुत अच्छे से बताया था। इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी जो है वो छोटी आंत में वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ये है, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न को पढ़िए और कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली में कौन सा अंग नहीं है? पाचन तंत्र के इतने अंग पड़े, आपको बताना कि कौन सा अंग पाचन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए मुख गुहिका, अरे यहाँ से तो पाचन होता है। वायु कोशिका है, वायु कोशिका है, वायु कोशिका का मतलब एयर डक्ट, ये तो हमारे लंग्स में होती है। पित्ताशय बनियाद, इसका मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे आहार नाल पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो रही है। जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है और सही आंसर है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, और जिन बच्चों ने अगर गलत जा रहे हैं तो वो पिछले वीडियो सारे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लार में एंजाइम होता है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अरे अभी हाल ही तो बोले हैं मैंने, लिगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज या लाइपेज। बोला टाइलिन और एमाइलेज, ये दो हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं जो हमारे लार ग्रंथि में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए और बताइए।
टाइलिन एंजाइम डैश 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 में पाया जाता है। अरे टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए लार में, ऑप्शन बी अग्नाशय रस में, ऑप्शन सी आमाशय रस में, ऑप्शन डी आंत रस में। अरे हर एक चीज बताई रही। हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। लार, टाइलिन पाया जाता है लार, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और आंसर कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 टॉप 20 तक आ चुके हैं, टॉप 30 तक की यात्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? अभी बताया था जब मैंने प्रोटीन का पाचन बताया था। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होगा? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन में, ऑप्शन बी ग्लूकोज में, ऑप्शन सी एमिनो एसिड में, ऑप्शन डी वसायुक्त अम्ल में। अरे मैंने बताया ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, प्रोटीन का पाचन अमीनो एसिड में, वसायुक्त अम्ल फैटी एसिड में। इसका राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा और आपको आंसर आता है। पित्त के कार्य को कहा जा सकता है? क्या कहते हैं पित्त के कार्य को? ऑप्शन ए बाइसीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी निस्तापन। अरे बहुत अच्छे से बताया था। देख लो ये लीवर है आपके सामने। लीवर में वसा का पाचन होता है तो उसको बोलते हैं पाइसीकरण। क्या कहा जाएगा? पाइसीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाइसीकरण। क्या कहा जाएगा? पाइसीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22वां, 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। जब पाचन क्रिया होती है उस समय पित्त की क्या भूमिका होती है? तो पित्त की भूमिका क्या होती है? ये अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसी पर बेस्ड है। वसा का अवशोषण, वसा का पाइसीकरण, वसा का उत्सर्जन या वसा का पाचन? अरे भैया पाइसीकरण अभी जस्ट बताया। लीवर का काम होता है कि पित्त रस का निकालना और पित्त रस वसा के पाचन का काम करता है। इसलिए राइट आंसर होगा वसा का पाइसीकरण करना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आगे की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल, हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल निकलता है? नंबर एक सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर दो नाइट्रिक एसिड, नंबर तीन एंटासिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भैया देख लो इसका रंग पीला दिख रहा है, यानी कि ये बोतल भरी है किससे? HCl से। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि HCl जो हमारे भोजन को बहुत ज्यादा अम्लीय बना देता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं। क्वेश्चन है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को प्रकार को बताइए। भोजन का जब पाचन होता है तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो चलिए ये डायग्राम देखिए। अगर हम कभी भी कोई फूड खाते हैं तो खाना खाना यानी कि एक रासायनिक ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा से इस खाने से तीन प्रकार की एनर्जी बनती है। नंबर एक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा रासायनिक ऊर्जा बदलती है थर्मल एनर्जी में, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा में। और ऑप्शन सी और प्रकार तीन है कि रासायनिक ऊर्जा बदल जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो सकता है रासायनिक ऊर्जा में। नंबर दो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, नंबर तीन और रासायनिक ऊर्जा बदल सकती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस हिसाब से रासायनिक ऊर्जा वाले दो है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा, तो यांत्रिक तो नहीं होगी क्योंकि रासायन बदलता है। तीसरा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, अरे नहीं खाने से कोई प्रकाश नहीं मिलता है, इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए क्लियर है। और हमारा ये वाला रिलेशन भी यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। मैंने कहा था डायग्राम से जो हर एक चीज का प्रयास किया जाएगा कि हर एक चीज डायग्राम से समझाई जाए आपको। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया, हम कर रहे हैं निःशुल्क आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 25वां क्वेश्चन, 25, क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िए क्वेश्चन को। डैश 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 को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्या चीज ऐसी होती है जिसको पचाने के लिए भगवान ने हमारी छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा दे दी है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन।
तो इसका राइट आंसर क्या है? अरे मैंने बताया था कि पशु पक्षी को, जो जानवर होते हैं उनके अंदर अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स किस लिए दिया? कि वो उनको उनको पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स होता है। इस तरह हमको भी भगवान ने छोटी हाथ लंबी इसलिए रखी ताकि हम सेल्यूलोज का पाचन बहुत अच्छे से कर सके। इसलिए राइट आंसर इसका बी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 है एंजाइम। एंजाइम है, क्या है एंजाइम? वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। भाई डायग्राम से भी स्पष्ट होता है कि ये डीएनए आरएनए प्रोटीन होते हैं। तो मेन जो देखें तो ये क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसलिए एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? ग्लूकोज कन्वर्ट करता है किसमें? एथेनॉल में। ऑप्शन ए जाइमेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी माल्टेज, ऑप्शन डी डाइस्टेज। तो मैं आपके लिए केमिकल इक्वेशन लेकर आया हूं। देखो सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो पानी से क्रिया करके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है मुझे इन्वर्टेज में। लेकिन प्रश्न पूछा है कि ग्लूकोज ग्लूकोज को बदलना है इथेनॉल में, तो ये काम कौन करता है? अभी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, लेकिन इन्वर्टेज की माध्यम से। लेकिन अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, तो इसमें मदद करेगा कौन? जाइमेज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइमेज। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जाइमेज जो होता है ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? किसमें? इथेनॉल में। क्वेश्चन नंबर 27 केमिकल इक्वेशन के साथ पूरे भारत में पहली बार धांसू, बिल्कुल धमाकेदार, सारी चीज पूरी डायग्राम से। चलिए अगला क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न पढ़िए और कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न है, जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। क्या चीज है जो रासायनिक पदार्थ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं? ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी प्रोटीन। अरे कितनी बार समझाया, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे काम करेगा? प्रोटीन तो कोशिकाओं की मरम्मत करेगा। अरे एंजाइम, ऑप्शन सी एंजाइम एक कैटेलाइजर की भूमिका निभाते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो किसी भी प्रक्रिया में भाग तो लेते नहीं है, लेकिन जो भाग ले रहे हैं उनको और उत्साहित करते हैं कि आप और तेज भाग लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है? यकृत किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए लाइपेज का, ऑप्शन बी यूरिया का, ऑप्शन सी श्लेष्मा का, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अरे बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसका काम क्या है? यूरिया यूरिया जो कि हमारे शरीर में एक विषैला पदार्थ होता है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी यूरिया इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न और धमाकेदार प्रश्न। जिन जिन बच्चों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 देख लिया है वो कमेंट करना स्टार्ट करें। प्रश्न पढ़िए, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति में होता है? अरे लिपिड्स क्या होते हैं? बहुत अच्छे से समझाया। लिपिड्स किसे कहते हैं? अरे लिपिड्स का मतलब होता है वसा। वसा का दूसरा नाम लिपिड्स होता है। तो वसा का पाचन निम्नलिखित से किसकी उपस्थिति में होता है? किसकी उपस्थिति में वसा का पाचन हो जाता है? नंबर 1 अम्ल, एसिड, नहीं। ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन। अरे पेप्सिन तो प्रोटीन से संबंधित होता है, ठीक है। और ये तो लीवर निकालता है। एंजाइम की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। यानी कि अब केवल एक सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल दो सही है, एक दो तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन पाचन तंत्र से संबंधित लेकर मैं आया था। एक एक क्वेश्चन डायग्राम के साथ समझाया है कि तो ये शुरुआत है। आने वाले साइंस के जितने भी टॉपिक रहेंगे उन सब के ऑब्जेक्टिव में लेकर आऊंगा विथ डायग्राम। बस आपको हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, हमारे हर एक वीडियो को पूरी तरह से देखना पड़ेगा, ताकि इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, धांसू प्रैक्टिस करेंगे, तब आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए
एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप कीजिए और अपने सारे दोस्तों को बताइए, क्योंकि निशुल्क आपको यहाँ पर सारी चीज़ उपलब्ध हो रही है। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सेंड कर दूंगा, ताकि वहां से आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नए वीडियो की शुरुआत में नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।